ऐपों पर की गई विशेष साज सज्जा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आए दिन लोग फर्जी लोन ऐप का शिकार हो रहे हैं। वहीं लोन ऐप को लेकर शासन प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। दरअसल भोपाल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 महीने में करीब 16 साइबर ठगों को दबोचा है, जो लोन ऐप के जरिए लोगों से ठगी करते थे। साथ ही क्राइम ब्रांच ने गूगल को पत्र लिखकर करीब 10 फर्जी लोन ऐप को ब्लॉक करने की भी मांग की है। तो आज सवाल यही है, क्या चीनी लोन ऐप का झोल इसमें दिख रहा है? लोन ऐप के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं लोग? फर्जी लोन ऐप से निपटने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया है? पुलिस की कार्रवाई से क्या लोन ऐप से ठगी कम हुई है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश समेत देश भर में ऑनलाइन लोन ऐप्स की भरमार लगी हुई है। रोजाना कोई न कोई नया फर्जी लोन ऐप आ रहा है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये ऐसे ऐप्स हैं जो पहले बिना दस्तावेज के 10,000 तक का लोन देते हैं और फिर ब्याज पर ब्याज वसूलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके बाद परेशान होकर लोग जान तक देने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे फर्जी लोन ऐप संचालित करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा है, जो तत्काल लोन देता था और फिर लोगों को ब्लैकमेल कर डबल वसूली करता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से 5, गुजरात से 1, कर्नाटक से 1 आरोपी है, हरियाणा से 4, यूपी से 1, महाराष्ट्र से 1 और एमपी से 3 आरोपी हैं। गिरोह करीब 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में कर चुका है। इनके तार चीन, सिंगापुर, फिलीपींस और दुबई से जुड़े हुए हैं। कई दिनों से जो है लोन ऐप्स की हमारे पास शिकायतें आ रही थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पिछले 3 माह में लोन ऐप पे जो है अंतर्राज्यीय कार्रवाई की है। इसको कार्रवाई करने वक्त हमने लगभग 16 से ज्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। एक ऐप डेवलपर को हमने गिरफ्तार किया, 11 खाता धारकों को गिरफ्तार किया, 4 कॉल सेंटर संचालकों को गिरफ्तार किया और एक चाइनीज व्यक्ति को जो है हमने आइडेंटिफाई किया है, जो इंडिया से बाहर है, और उसको हमने जो है आरोपी बनाया है। जिस ऐप के जरिए आरोपियों ने फर्जीवाड़ा किया, उस ऐप को बंद करने के लिए भोपाल क्राइम ब्रांच ने गूगल को एक पत्र लिखा है, जिसमें 10 से ज्यादा फर्जी लोन ऐप को ब्लॉक करने की मांग की गई है। अगर हम डेटा ले तो हमने जो है 12 ऐप्स को जो है तत्काल बंद करवाए हैं। कुछ ऐप्स के नाम है जैसे रॉकेट लोन है, शार्प लोन है, लोन क्यूब है, सिंपल लोन है, कैश लोन है, यस क्रेडिट है। इस तरीके से कई लोन अकाउंट्स हैं, लोन ऐप्स हैं जिसको हमने बंद कराए हैं, और कई वर्चुअल नंबर जिनसे जो है कॉल आते हैं उसको भी हमने बंद कराने के लिए जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लिखा है। लोन ऐप के चक्कर में न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में इंदौर के एक परिवार ने लोन ऐप से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया था और शिवराज सरकार ने लोन ऐप को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भोपाल पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। 3 महीने के भीतर 16 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर रणधीर सिंह रूहल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, अश्विनी दुबे साइबर एक्सपर्ट, गीत धीर बीजेपी प्रवक्ता, संतोष गौतम कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो साइबर ठगी है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में इस तरह के ऐप जब आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग इसके झांसे में आते हैं और खुद को फिर ठगा सा महसूस करते हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के ऐप्स को अनुमति कैसे मिलती है? क्या इनके लिए कोई लॉ नहीं है कि अगर ये वेरीफाई होंगे तभी इन्हें मार्केट में लाया जा सकता है?
देखिए, अभी गूगल का जो सिस्टम है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू है वो इंडिया के पास अपना डाटा सॉवरेनिटी नहीं है, हमारी डाटा की संप्रभुता नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दुनिया के विभिन्न देशों में जो खास तौर से इस तरह के ठग बैठे होते हैं, जिनके एक दो इंडियन लोगों से कांटेक्ट होते हैं, वो ऐसे फर्जी ऐप बनाते हैं, पैसे को लेते हैं और किसी न किसी रूप में यहाँ से लेकर चले। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो उपाय है वो डाटा सॉवरेनिटी। माने अगर हम जब तक डाटा में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, अपना स्वयं का डाटा नहीं होगा, तब तक इस बात पर जो है खतरा बना रहेगा। दूसरा, गूगल पर आसानी से थोड़े से पैसे पे करके इस तरह के ल्यूक्रेटिव नाम से, बड़े कैची नाम से ये लोन एप्लीकेशंस जो ठग हैं वो बना लेते हैं। अब जरूरत है कि जब देश में एक आरबीआई जैसी संस्था लोन देने के लिए संस्थाओं को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करती है, तो बिना उसको वेरीफाई किए थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लोन के लिए लोग नासमझी में इस तरह की एप्स को डाउनलोड कर लेते हैं और जिसकी वजह से उनका पूरा डाटा भी उनके पास चला जाता है और इनका हमेशा फिर ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू होता है। तीसरा, ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो बजाय पुलिस के पास जाने से, पुलिस को बताने से, या साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं, साइबर क्राइम को जो डील करते हैं उनको बताने के, लोग इससे बचते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पुलिस है, पुलिस जिसको चेक एंड बैलेंस करके इनको क्रैक करना चाहिए, पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले पाती। अगर कायदे से वो पुलिस में जाए तो आईटी एक्ट की धारा 43B, सेक्शन 66E, सेक्शन 67C, इंडियन पिनल कोड का 379, 405, 420 कॉपीराइट एक्ट के तहत तमाम मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। परंतु नासमझी की वजह से लोग इंस्टेंट लोन के उसके ऑफर में आ जाते हैं। अब होना क्या चाहिए कि इंटरनेट यूज करते समय जब इंस्टेंट लोन से जुड़े विज्ञापन स्क्रीन पर दिखें तो जो लोग आए तो उसको क्लिक करने से पहले या उसमें आगे जाने से पहले बहुत अच्छी तरह से विचार कर ले, वेरीफाई कर ले कि क्या आरबीआई से नोटिफाइड, क्योंकि आरबीआई ने भी एक नोटिफिकेशन अभी सितंबर में ऐसा बनाया कि गूगल को उसने कहा कि जब तक इंडिया में आप ऐसे तभी लोन एप्लीकेशंस आप सर्कुलेट कर सकते हैं जिनको हमारे पास से अप्रूवल जाए। और अभी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस भी जो अभी अक्टूबर में आई हैं, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस में बहुत कुछ ज्यादा इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए और मैकेनिज्म बनाने की बात भी कहती है। तो आने वाले दिनों में चीजें सुगम होंगी, परंतु जरूरी है कि लोग इस तरह की ल्यूक्रेटिव ऐप्स से बचें और जैसी कुछ घटना हो तो तुरंत पुलिस के पास जाएं और एफआईआर दर्ज करें। जी बिल्कुल। रणधीर जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन पूरे मामले में कहीं ना कहीं लोग फंसते जाते हैं, ऐसे में इस तरह के जो फर्जी ऐप होते हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है? जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट करना चाहिए। पहले क्या घबरा जाता है, उसकी रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो उनको जो आरबीआई का जो कोड नंबर है उसमें 14440, उसमें सबसे पहले दर्ज कर देना चाहिए। और इन मामले में जिसमें पैसा डाइवर्ट हो जाता है तो उसका एक नंबर है, उसका 1930, उससे भी जो है तुरंत कॉल करके भेज सकते हैं। उसके आधार पर जो है उसको टैकल एफआईआर जो है उसके एक सिस्टम है जिसका CNPIC बोलते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, उससे भी जो है इसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। और जहाँ ये ट्रांजेक्शन होता है जिसमें फौजदारी से जो IT के सिस्टम से होती है, जिसमें इंटरनेट बना के या बना लेते हैं, तो उसमें IT एक्ट 2005 की धारा 66 और 67 में भी कार्रवाई करते हैं। उस साथ में IPC की 420 की धारा भी लगाते हैं और पुलिस आए दिन ये कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात ये जो बैंक के बता रहे हैं उस पर बैंक इसको अलाउ कैसे करते हैं, बैंक को देखना चाहिए। आम जनता इस चीज को नहीं समझ पाती है, उसको समझने के लिए जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं। अपना गृह मंत्री भी बोल गए, CM भी बोल रहे हैं, पुलिस बार बार कहती है, सभाएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो है सस्ता लोन और तुरंत कार्रवाई से जो है वो फंस जाते हैं। और जहाँ ये कहते हैं कि गूगल बना रहे तो गूगल को भी चिट्ठी लिखी गई है, उसको कुछ ऐप बंद कर दिए। लेकिन कुछ चीज ऐसे हैं जो चाइनीज ऐप्स हैं, उन पे अभी भी कोई कंट्रोल नहीं है और वो अपना इस क्षेत्र में नहीं थी और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो उनको बंद होना चाहिए। ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की ओर से आना चाहिए। और जो पुलिस लिख रही है उनको अपना एक चैनल है तो अपना भेज देते हैं, वहाँ जाकर रुक जाती है वो। बिल्कुल। ये सरकार का काम है लोगों को जागरूक करना। जी गीत जी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की भी बनती है कि इस तरह के फर्जी ऐप अगर आ रहे हैं लोगों को जागरूक करना चाहिए। कानून व्यवस्था जो है वो इतनी दुरुस्त होनी चाहिए कि तुरंत ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए।
नहीं, बैंक की ये और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बैंक कभी कभी तो जो ऐप के जरिए उसे बिना डॉक्यूमेंट के भेज देते हैं, और जब लोग पकड़े जाते हैं तो बैंक वाले खुद जेल जाते हैं। डे टू डे जो है रोजाना कार्रवाई देख रहे हैं, पुलिस उनको अरेस्ट करके भेज, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं। सर आपसे और सवाल होंगे, ये मेरा सवाल गीत जी से था। ओके, देखिए, जब बात होती है सरकार की, तो सरकार की अपनी जो है नीतियां रहती हैं और सरकार हमेशा जागरूक करती है। आप देखें तो अब तो आरबीआई भी जो है वो बार बार जनता को बता रही है, कई विज्ञापनों के माध्यम से, टीवी रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि 48 घंटे के अंदर अंदर ऐसा अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो उसका, या ट्रांजैक्शन कोई अगर आपका चले जाता है तो उसको रिपोर्ट जरूर करें। मगर कई बार लोग क्या होता है कि संकोच में पड़ जाते हैं कि समाज हमारे ऊपर ये सोचेगा कि हम भी इनके चक्रव्यूह में फंस गए और हमको भी ठग लिया गया, और कई बार इस प्रकार की चीजें जो है बताते नहीं, रिपोर्ट नहीं करते। सबसे पहले जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। निश्चित रूप से जैसे चाइनीज ऐप थे तो 150 से अधिक चाइनीज ऐप पे जो है वो कार्रवाई की गई और उन्हें बैन किया गया इंडिया में। लेकिन निश्चित रूप से कोई क्राइम होता है उसके पहले क्रिमिनल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर इसी चीज को हम देखें तो आप दो तरीके से देख सकते हैं कि हैकर होता है जो इस प्रकार का ऐप बनाता है, लेकिन ऐप को बनाने में भी जो हैकर का यूज होता है वो इलीगल काम करता है, और एक हैकर जो होता है वो सरकार के साथ जोड़ के मदद करता है, वो एथिकल हैकर होता है। तो देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो हमें उसमें सकारात्मक पहलू देखना पड़ेगा और हमें जनता को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरी बात, घबराए नहीं, पुलिस जो है आपकी मदद के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विशेष रूप से मुख्य मंत्री जी के निर्देश में, गृह मंत्री जी के निर्देश में अभी भी देखिए कड़ी कार्रवाई की गई और 3 महीने के अंदर जो है कार्रवाई करके लोगों को पकड़ा गया है। निश्चित रूप से जनता सबसे पहले जागरूक, और केवल जनता नहीं, देखिए मीडिया के बड़े बड़े लोग, एक अभी राजदान मैडम है, देखिए उनके पास में एक मेल आया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनको जॉब मिल गई, वो भी ठगी का शिकार हो गई थी, वो तो बड़ी जर्नलिस्ट है। तो ऐसे कई लोग हैं, लेकिन हमें इस चीज को टैली करना पड़ेगा। इसके टूल्स आते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं क्या फेक न्यूज है, क्या फेक ईमेल आ रहा है। जैसे लॉटरी के ईमेल्स आते हैं, आदमी चक्रव्यूह में फंस जाता है कि हाँ मेरी लॉटरी लग गई है, लेकिन खुद उसको अपनी सूझबूझ से, विवेक से काम लेना चाहिए कि जब कोई लॉटरी खरीदी ही नहीं तो कैसे फंसा। तो इस चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए और जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए हम प्रतिभा से हम जागरूक कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में भी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, इस प्रकार के क्राइम्स भी होते रहेंगे और हम उसको पकड़ते भी रहेंगे, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो उसका जो रेशियो है निश्चित रूप से गिर जाएगा। इसमें बहुत अधिक रूप से किसी सरकार के ऊपर डालना, कोई भी सरकार हो, उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया ये टेक्नोलॉजी का खेल है, और टेक्नोलॉजी जब आती है लोग भी कई बार मजे लेने के लिए जो है चक्रव्यूह में फंसते हैं कि चलो लॉटरी लगी है, देखते हैं, बात करते हैं। तो शय भी नहीं देनी चाहिए इस प्रकार के लोगों को। और ये इंटरनेशनल रैकेट है, इसको तो खैर पकड़ ही लिया जाएगा, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी आग्रह है कि अगर किसी के साथ में कोई भी प्रकार की ठगी होती है तो 48 घंटे के अंदर आरबीआई को जरूर रिपोर्ट करें, उस डिस्प्यूटेड जो अमाउंट है उसके बारे में जरूर सत्यापन डालें। जी संतोष गौतम जी, आप क्या मानते हैं, जितना काम होना चाहिए क्या उतना काम हो रहा है ऐसे लोन एप्स के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए? देखिए, सरकार अगर लोन एप्स के ऊपर कंट्रोल लगाने की बात कर रही है तो ये केवल कॉस्मेटिक सर्जरी होगी। असली बात तो ये है कि यह समस्या मूल कहां से आई। तो मूल समस्या यह है कि जिस प्रकार से भारत में बेरोजगारी फैली है, भारत में गरीबी फैली है, तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी मूर्ख हो जो लोन एप्स के चक्कर में पड़ रहा है। सामाजिक आवश्यकता, गरीबी और जितने भी लोगों की जो पर्सनल आवश्यकताएं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उसके चक्कर में आदमी 10,000 जैसी छोटी रकम के लिए यदि इन लोन एप्स के चक्कर में पड़ रहा है तो इसका मतलब सरकारों की कहीं ना कहीं फेल्यूर है। और मैं आपको साफ कर दूं कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश जहां बीमारू राज्यों की श्रेणी में झारखंड और बिहार के मामले बराबर बना हुआ है, ये श्योपुर जिला यहाँ का सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है पूरे भारत में। तो मैं आपको कह दूं कि अगर 15-17 वर्षों की सरकार के बाद अगर शिवराज सिंह यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो परीक्षाएं पीएससी की टाली जा रही हैं, जिस प्रकार से नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, बेरोजगारी यहाँ चरम पर है, प्रतिभा पलायन हो रहा है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो 10,000 जैसी छोटी रकम भी लोगों को बड़ी रकम लगेगी और वो इन चक्करों में फंसेंगे, चाहे सरकार कितना भी प्रयास क्यों न करे। जिसको आवश्यकता है वो निश्चित ही इंस्टेंट
स्टूडेंट लोन के चक्कर में पड़ेगा तो सरकार को इसकी इंटरनल सर्जरी करनी पड़ेगी। और जहां तक 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष जैसे झूठे वादों की बात है, जहां तक 15 लाख रुपए हर खाते में आने की बात है, जैसे बेकार तरीके से जीएसटी को लागू किया गया, नोटबंदी की गई अव्यवस्थित, इन सब का मूल कारण है जो आज लोग इन छोटी छोटी रकमों के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, परिवार के परिवार अपनी जान दे रहे हैं। तो सरकार को मूल बात पर ध्यान देना चाहिए और टीवी चैनल्स का भी ये बिल्कुल फर्ज बनता है कि नहीं तो इससे फर्जी लोन ऐप कैसे बंद होंगे? निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ फर्जी ऐप्स आते रहेंगे और फर्जी ऐप्स के ऊपर कार्रवाइयां भी होना चाहिए, लेकिन मूल समस्या ये है कि सरकार को बेरोजगारी हटाने पर, गरीबी हटाने पर ध्यान देना होगा और लोगों को सक्षम करना होगा कि वो 10,000 जैसी छोटी रकम के चक्करों में न पड़े। कोरोना के बाद हुए कुप्रबंधन को जो लोगों को अच्छे सुझाव है आपके प्रदेश सरकार के लिए। सुन लीजिए पूरी बात, 1 मिनट पूरी बात सुन लीजिए। पुनर्रोजगार नहीं मिला, लोग बर्बाद हो गए, कई दुकानें बंद हो गई, लोगों के रोजगार छिन गए और लोगों के पास आज कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो किसी इंस्टेंट स्कीम के बारे में सोचें। तो सरकार को समस्या के मूल पर प्रहार करना होगा और इन ऐप्स पर कार्रवाई तो निश्चित ही करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर भी बिल्कुल हमें संदेह है कि पूरी तरह से कार्रवाइयां नहीं हो रही है। क्योंकि यदि गूगल में मान लो प्ले स्टोर पर आपने प्रतिबंध लगा भी दिया या प्ले स्टोर के ऐप्स हटवा भी दिए, तो वेबसाइट से जो चीजें आ रही है उनको आप कैसे रोकोगे? तो मूल समस्या ये है कि हम लोगों को सक्षम बनाएं, उन्हें रोजगार दें, उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयत्न करें। जी सवाल आपसे ही है। देखिए, कुतर्कों की जहां तक के बात आती है तो कांग्रेस के कुतर्क वाले सवाल इनका मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं आज साइबर क्राइम की और ये सब ठगी की जो पकड़ी गई है ऐप्स के माध्यम से, ये केवल राष्ट्रीय मूल क्या है? आप जवाब दीजिए, उसका मूल क्या है? राष्ट्रीय विषय भी नहीं है, 10,000 जैसी छोटी रकम के चक्कर में लोग पड़ रहे हैं, आप बताइए। 10,000 जैसी छोटी रकम के चक्कर में लोग इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हैं? अपनी जान की बाजी क्यों लगा रहे हैं? बताइए आप। खबर करवाएं। देखिए, ये जो समस्या है ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, ये ना केवल राष्ट्र की समस्या है, ना केवल प्रदेश की समस्या है। तो कांग्रेस का तो जो कुतर्क है उसका तो आप समझते हैं कि राहुल गांधी जी की मानसिकता है, क्या उत्तर दूं मैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मैंने जैसा कि बताया, जागरूक होना पड़ेगा। हम तो सरकार के रूप में जो कार्य कर रहे हैं कर ही रहे हैं और उसको आगे भी बेहतर करेंगे। पुलिस भी अपना काम बहुत बखूबी से निभा रही है, इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी मैं बधाई देता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई करी, क्योंकि इंटरनेशनल रैकेट पकड़ में आया है। और देखिए, अभी भी जो है कांग्रेस वही बात कर रही, फिलीपींस, दुबई, चलिए यानी शिकंजा कस रही है पुलिस, लेकिन क्या कुछ लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए? अश्विनी जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो एकदम से ऐप देखते हैं, इस तरह के फर्जी लोन ऐप लगातार मार्केट में है और कहीं ना कहीं लोग छोटी कह सकते हैं कि रकम के झांसे में आ जाते हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि 10,000 तक का भी लोन ये दे रहे हैं, तो लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, गैर जरूरी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करें और अगर कोई गैर जरूरी एक्सेस है तो उसको डिसेबल करें। 2 मेल आईडी रखें, बैंक कम्युनिकेशन की मेल आईडी को मोबाइल से कनेक्ट नहीं करें। 2 मोबाइल रख सकते हैं, अगर चाहें नहीं भी रख सकते हैं तो कम से कम इतना रखें। चौथा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय है जिसकी तरफ हम चर्चा नहीं कर रहे हैं वो है डाटा प्रोटेक्शन लॉ। जैसे यूरोप, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, चीन, उन सब कंट्रीज में डाटा प्रोटेक्शन कानून है। तो वहां इन फर्जी लोन्स के जरिए जो है इस तरह के साइबर बुलिंग, साइबर फ्रॉड या एक्सटॉर्शन करने वाले जो लोग हैं वो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की हजार पुलिस उसमें वॉच करती है, जिसकी वजह से नहीं करती। दूसरा, हमें डाटा में संप्रभु होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमारे पास, भारत के पास अपना डाटा नहीं, इसलिए आप देखिए जो टूल किट बनती है वो भारत के बाहर से बनती है, लेकिन उसको देश के अंदर किस तरीके से स्प्रेड किया जाता है वो तभी संभव है तब क्योंकि हमारे पास अपनी डाटा सॉवरेनिटी नहीं है। इसलिए सरकार इस दिशा में काम जल्दी से जल्दी करके डाटा प्रोटेक्शन कानून बनाए और अपना डाटा, संप्रभु डाटा जब तक नहीं होगा तब तक इस तरह की एप्लीकेशंस बनती रही। उसके अलावा लोन लेना अगर जरूरी है तो उस ऐप को लेकर चेक करें कि क्या आरबीआई से वो वित्तीय लोन लेन देन के लिए मान्य है और जो यूजर्स जो फंसे हुए हैं वो रिव्यूज डालते हैं, उन रिव्यूज को पढ़ें, क्योंकि हमें स्वयं को सतर्क रहना होगा और सरकारों की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बनती है, रेगुलेट करने की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी फॉरेन एंटिटी, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन जो मीडिया एंटिटी है, जो सोशल मीडिया एंटिटी है, इंटरमीडियरी है, बाहर से हमारे देश में आ रही तो बिजनेस रन कर रही है तो दे मस्ट बी अकाउंटेबल टू द लॉ ऑफ दिस कंट्री। और लॉ ऑफ दिस कंट्री इतना सख्त होना चाहिए कि भारत में कोई
इस तरह की ऐप अगर बनाए, चाहे विद इन दी कंट्री बनाए या बाहर बैठ करके बनाए, उसके ऊपर हमारा मैकेनिज्म हो कि तुरंत क्विक करे। इसीलिए इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस जो आई है वो तो अभी सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रही है, बट दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट द फर्जी एप्स जो ये फ्रॉड एप्लीकेशंस बन रही। देखिए, इसके पहले भी इतना बड़ा रैकेट ब्रस्ट हुआ कि इंडियन लोगों से मिलकर चाइना से जो है करीब 500-600 कंपनीज बन गई थी और कितने हजार करोड़ रुपए वहां चले गए थे। बाद में आए, आप चाइना में बैठे आदमी को ऊपर इंडियन लॉ कैसे आप इनकॉर्पोरेट करोगे? चाइना में तो आप इंटरपोल को भी लेकर नहीं जा सकते, कैसे उस व्यक्ति को करोगे? रिकवरी कैसे होगी? इन सबके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही सरकार की बनती है। और वो मैं समझता हूं कि सरकार, आरबीआई, गूगल और इन सब चीजों के ऊपर अगर जैसे ही उनके ऊपर वो शिकंजा कसेंगे तो ये चीजें रुकेंगी। बिल्कुल, और इस पर होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कानून सख्त बनेगा तभी लगाम लगाई जा सकती है। रणधीर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब पुलिस ऐसे मामलों को ट्रैक करती है तो किस तरह से कार्रवाई की जाती है? मैं आपको क्लियर कर दूं कि जहां ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है कार्रवाई तो कर रही है, यूएपी जो है जो टेरिफ की कार्रवाई करते हैं, उसमें यहाँ ग्वालियर में ही जब मध्य प्रदेश भी आता है उसमें एक ऐसा टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा जिसके तार पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े हुए थे और वो एटीएस मध्य प्रदेश ने कार्रवाई की। और इसी तरह ग्वालियर में अभी जल्दी जो है जिसके जो है अमेरिका से संबंध जुड़े थे, तो कार्रवाई तो बराबर हो रही है और कार्रवाई जो है धारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको अलग से कुछ दिलाने की जरूरत नहीं है। यूएपी कार्रवाई इस तरह से होती है कि उसमें जो है फांसी तक की धारा जुड़ी हुई है। पहला पर डिस्कस किए कई बार, तो यूएपी धारा 1967 टैक्स इतना बड़ा है कि उसमें अगर वो क्षेत्र में आ रहा है तो वो टैक्स कम नहीं पड़ता है। और जो कार्रवाई कर रही है पुलिस, वो अप टू डेट कर रही है। जहां सवाल ये आ रहा है कि जो है विपक्ष अपने वोट की राजनीति कर उसको छोड़ देना चाहिए। जब ऐसा जब देश में कोई ऐसी चीजें होती है या कोई बढ़ता है तो रात सर्वोपरि है। इस देने को लेकर सभी पार्टी को एक पट होकर उसको जड़ से, जहाँ पार्टी कह रही है उसको जड़ से निकालना है, तो निश्चित रूप से जो है सरकार को, जनता को मिलकर उसके खोजना चाहिए। जो रिपोर्ट आती है उसमें तो कार्रवाई हो रही है, कई बार कार्रवाई नहीं होती। या एथ वाली बात है, ये गवर्नमेंट का काम है, उसको बंद कर देना चाहिए। चाइनीज ऐप टू बी मच बैन टुडे, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। बीच में जो है लास्ट ईयर कुछ हुए थे लेकिन वो रह गए हैं। कार्रवाई तो रिपोर्ट आती है तो बराबर होती है और करना चाहिए। यदि कुछ को छोड़ देते हैं तो ये निश्चित रूप से वो भी अपनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कार्रवाई करना चाहिए। और जहां ये बात आती है कि साहब ये तो कोई हो नहीं रहा है और राजनीति है, तो राजनीति में जो है उसकी बेरोजगारी न वो नहीं है, देश बिछ गया है, 15 साल हो गए गवर्नमेंट को, बीजेपी, ये विषय अलग डिस्कस करने का है, अपने बैनर है। हाँ, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टैंड अप करिए आप आराम से। जहां मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मुद्दे को किस तरह से सॉल्व किया जाए उस पर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई है उसमें क्या क्या कमी आ रही है। अगर ऐसा लग रहा है कि काम कमजोर है तो आप जो है उसके जो है स्टेक होल्डर है, सदन में बात करें, अपना कानून बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट गढ़ बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। बिल्कुल जी, तो वाकई इस दिशा में काम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून है वो और मजबूत बनेगा तो ऐसे लोगों की धरपकड़ ज्यादा हो पाएगी। बिल्कुल मैडम, और हमारे यहाँ पर ऐसे लोग कानून जो है, अगर आपको लगता है, जब हम बात करते हैं वरुण कपूर जी की, तो वरुण कपूर जी हैं यहाँ पर, और ऐसे लोग हैं जो बाहर से सीख के आए हैं, बाहर बल्कि जाके विदेशों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, क्राइम सोचने के लिए जो है वो किसी को पकड़ा नहीं जा सकता, और सोचने पे किसी को पकड़ा जाए ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक के डेवलप भी नहीं हुई है मेरे ख्याल से। तो लेकिन जब क्राइम होता है उसको हम कैसे पकड़ें, इसके लिए हमारे पास पुलिस महकमा बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको नाम भी लिया उदाहरण के लिए, वरुण कपूर जी का एक बहुत काबिल अधिकारी हैं जो कि साइबर की दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने अपने आप में कई उनको जो है मेडल्स मिले हैं गवर्नमेंट से, बड़े बड़े स्कैम्स जहां पर इंटरनेशनल रैकेट्स इन्वॉल्व थे उसमें उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया। मध्य प्रदेश की धरती से ही है वो भी। तो मैं एक पहली बात तो हम काम कर रहे हैं निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया कि 2 तरीके के हैकर्स होते हैं, एक तो एथिकल और एक इलीगल। तो इनके ऊपर भी जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं, इनको धीरे धीरे रिकग्नाइज कर रहे हैं इनका, ताकि रैकेट जो है ध्वस्त हो जाए। आगे जाने पे भी जैसे इंटरनेशनल रैकेट है, मैंने बताया कई बार, अभी एक चाइनीज व्यक्ति भी पकड़ा गया जिसके ऊपर पकड़ा नहीं गया एक्चुअली, उसके ऊपर केस दर्ज हुआ, बाकी मध्य प्रदेश से लोग पकड़े गए अलग अलग। तो ये इंटरलिंक्ड है और इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर काबू पाना
नामुमकिन एक तरीके से, लेकिन जितना हो सकता है हम अपने प्रदेश और अपने राष्ट्र के लिए जो कर सकते हैं वो निश्चित रूप से करेंगे। हमारी कई नीतियां इसके ऊपर कार्य ठीक है। संतोष जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ सुझाव अपने दीजिए जिससे कि ये जो ट्रैकर्स इनको ट्रैक किया जा सके, और कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम हो रहा है इसको लेकर क्या कुछ आपके सुझाव रहेंगे प्रदेश सरकार के लिए? निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी तरीके से ऐप्स हैं, जैसे चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने की बात हो रही है, तो सरकार को इसको करना चाहिए अपने स्तर पर। सभी जो चाइनीज ऐप्स इस प्रकार से काम कर रहे हैं उन पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। आईपी एड्रेसेस के माध्यम से अपराधियों को ट्रेस करके उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होना चाहिए, चाहे वो भारत में बैठे हो चाहे विदेश में बैठे हो। और इन कार्रवाइयों में विलंब क्यों हो रहा है? बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए। और जो परिवार इसको भुगत रहे हैं, जो परिवार अपनी जान दे रहे हैं, मैं समझता हूं सरकार को उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। लेकिन जो मैंने प्रश्न उठाए हैं उन पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि आखिर ये परिस्थितियां पैदा क्यों हो रही हैं। क्या गरीबी इसका मूल कारण नहीं है? क्या जिस प्रकार से बेरोजगारी फैल रही है उससे आदमी इस तरीके की चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होगा? सरकार को इन मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। इसको विपक्ष का आरोप समझने की बजाय सरकार को समस्या का मूल समझना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ये सुझाव हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई हल नहीं निकल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।